सो हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। और आज है 10 जनवरी 2026। ठीक है, तो साल नया आ भी गया है, 10 दिन ख़त्म भी हो गए हैं और आज हो गया 10 जनवरी। आज डे की बात करें तो आज है सैटरडे और आज हम कर रहे हैं एज यूजुअली आज का डेली प्लानर रिकॉर्ड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा टाइम ना गवाते हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेली प्लानर ये है आज का डेली प्लानर। इसमें हम समझ रहे हैं कि आज हमको इसके अंदर क्या पढ़ना है। सेकेंड 10 जनवरी 2026 और ये है सैटरडे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मैथ्स में चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और 77, 78 और 79 ये तीनों आपको वीडियोस देखने हैं। इंडेक्स नंबर है, वीडियोस कहाँ से देखने हैं तो वही आदित्य रंजन सर का टेलीग्राम चैनल जो मैंने सबसे फर्स्ट डे बता रखा था 1 दिसंबर के दिन, तो वो यहाँ से आपको करना है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या 3 वीडियो करनी है, डेली हम 2 कर रहे थे, आज इसको पढ़ के पूरा खत्म करो अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में लूसेंट चल रही है मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इसमें मुगल शासन व्यवस्था करनी है। कल हमने इसके मुगल साम्राज्य के बारे में देखा था, 5 इसमें हमने वंश देखे थे। ठीक है, जिसको हमने याद रखा था GK TSL। जी के तो सरल है, जी से गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, ये पढ़ के हमने पूरा खत्म किया। कल इसका हमने रिवीजन यानी कि फ्राइडे के दिन रिवीजन भी कर लिया था। आज आपको सैटरडे के दिन इसकी शासन व्यवस्था करके पूरा मुगल साम्राज्य खत्म करना है। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कल हमने डायरेक्शन की एक वीडियो की थी 7th वाली, आज आपको 8th वीडियो करनी है डायरेक्शन 2 और ये मात्र 41 मिनट की है और साथ में इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से नोट्स भी बनाते हुए सबके नोट्स चलना है। अगली बात करते हैं जनरल स्टडीज़ में लूसेंट में पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है। इसमें पॉलिटिकल साइंस यानी कि वही राजनीति व्यवस्था, इसमें 18th नंबर का टॉपिक आपको देखना है, भारत की आकस्मिक निधि, है ना, जो आर्टिकल 267 है ना। जैसे कल हमने संचित निधि देखी थी, आज आपको देखना है भारत की आकस्मिक निधि। ये 2 प्रकार की निधि होती है ना, पेमेंट होता है। फिर 19 नंबर के भारत में संविधान संशोधन कब से कैसा हुआ, पहला कौन सा है, आखिरी अभी तक, ये सारी संशोधन आपको देखना है। इंग्लिश में हमारा वर्ब वाला टॉपिक चल रहा था, इसमें केवल आज आपको रिवीजन करना है, कोई वीडियोस नहीं। जितने भी आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लगे पिछले, उसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए, नहीं बनाए तो आज प्लीज़ नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि आज सैटरडे कल संडे 2 दिन बना के अच्छे से नोट्स बना लेना है ना, जो भी बैकलॉग्स है वो क्लियर कर लेना। जनरल स्टडीज़ में लुसेंट में ही ज्योग्राफी हमारी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम देख रहे हैं। इसमें देख रहा हूँ विश्व के प्रमुख पठार, है ना, और आज देखना 31 नंबर विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। ठीक है, तो ये प्रमुख पठार और प्रमुख रेगिस्तान आपको पढ़ने हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो रिवीजन डे 6 नंबर है ना आज, और आज आपको पूरा रिवीजन करना है ना, पूरा 1 नंबर टॉपिक से 21 यानी कि पूरा ज्योग्राफी आप आज को टाइम निकाल के अच्छे से रिवीजन करना है ना। पहले देखो हमने क्या किया था, पहले 3 डेज में हमने 7 टॉपिक्स किए थे, है ना। फिर 2 डेज में हमने 10 किए और आज ये 3rd नंबर अपना सेशन है जिसमें हमको पूरा करना है। तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी देखो 1 हफ्ते में 3 बार हमने रिवीजन कर चुके हैं। आज आपने कर लिया। स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स का डे 2nd है, इसमें भी आज आपको करना है रिवीजन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी की हमारा पूरा एक बार हमने पढ़ के खत्म कर दिया, साथ में अच्छे से नोट्स भी हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब केवल हमारा रिवीजन चल रहा है। करंट अफेयर्स वोकेब की आपको PDF डेली मिल रही है, अच्छे से इसको भी पढ़ो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना, नोट्स करते जाओ ना, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलेगी, अगर आपको इकट्ठी पढ़नी है तो फिर आपको बहुत बर्डन होगा। इसलिए जब भी करंट अफेयर्स और वोकेबलरी की वीडियोस मिले तो अच्छे से पढ़ते हुए जाओ। मॉक टेस्ट की बात करते हैं, मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना हमको, 6 से 10 तक मॉक टेस्ट जो लगाया उसका जो एनालाइज आपने लिखा है, नोट किया है, उसका केवल आपको रिविजन करना है। ठीक है, तो ये था आपका डेली प्लानर। ठीक है, डेली प्लानर में काम ये रहता है कि जो भी आपको सोर्स मिलता है उसके तो प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना, और फिर उन नोट्स को आपको रिवीजन करना है ना। तो वो एकेडमिक एक होता है आपका, एकेडमिक होता है और एक होता है आपका कॉम्पिटिटिव, है ना। एकेडमिक में हम केवल 1-2 नंबर से हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कंपटीशन एकेडमी में 1-2 नंबर से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें कोई भी रिवीजन इतना नहीं करते, पर हमको जो कंपटीशन की फील्ड में इसमें मैं तो बोल रहा 10 बार अगर रिवीजन कराना तो वो भी आपको कम लगना चाहिए, है ना। लगभग इसको एक चीज़ को लगभग 20 से 25 बार रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। कैसे पड़ेगा तो हम इस डेली प्लानर की मदद से बताएंगे। जैसे हमने 1 हफ्ते में आपके जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, उसको 3 और 1 बार पढ़ लिया, यानी 4 बार तो रिवीजन कर लिया, है ना। तो 1 महीने में हम कितनी बार कर सकते हैं, सोच सकते हो। तो ऐसे ही डेली अच्छे से रिवीजन के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, डेली इस वीडियोस देखते रहिए। और अब बढ़ते हैं हमारे फैक्टोग्राम, है ना। फैक्टोग्राम क्या होता है, तो ये हम डेली एग्ज़ाम के मुताबिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं उसमें ये देखते हैं ना। तो आज आपका गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में देखना है ना।
तो बढ़ते हैं। कौन सी पेन ले, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अरे अरे अरे, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, है ना, जो वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में ग्रह त्याग दिया था, है ना। तो ये गौतम बुद्ध थे, बुद्ध धर्म के संस्थापक हुए थे, है ना। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में यानी कि बीसी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम एक गांव है जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म होता है। बचपन में इनको सिद्धू पाजी यानी कि सिद्धार्थ कहा जाता था। 29 वर्ष की अवस्था में, केवल 29 वर्ष के थे, शादी करके इन्होंने ग्रह त्याग दिया ना। ये समझ गए कि अब ग्रह त्याग करने में ही फायदा है। लेकिन सत्य की खोज में ये आगे जाके बहुत बड़े हुए, तो इनके बारे में समझना है क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले इनकी प्रमुख घटनाएं बहुत बार पूछी जाती है, ये चारों शब्द आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 1 2 3 4 कौन कौन से। पहला आपका महानिष्क्रमण, है ना। महानिष्क्रमण इसका मतलब क्या है, जब ये 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग गया था, तो उस घटना को कहते हैं महानिष्क्रमण, ठीक है। अगला है संबोधि। संबोधि यानी कि निर्वाण, एनलाइटमेंट बोलते हैं ना। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। तो इस शब्द को इनको बोलते हैं हम संबोधि, ठीक है, और निर्वाण भी कहा जाता है। फिर आता है इसका मतलब है धर्मचक्र प्रवर्तन, है ना। क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, जो सारनाथ ऋषिपतनम में दिया गया प्रथम उपदेश। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, याद रखना। ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में, ना, जिसको ऋषिपतनम भी कहते हैं। और इसे क्या कह दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर परिवर्तन, ठीक है। अगला है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनका निधन हो गया, है ना। और इस निधन को इन्होंने शब्द क्या कह दिया, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये 4 शब्द कौन कौन से, महाविनिष्क्रमण है पहला शब्द है, दूसरा है संबोधि है, ठीक है, तीसरा कौन सा है, धर्मचक्र प्रवर्तन है, और लास्ट में कौन सा है, महापरिनिर्वाण है। तो ये चारों शब्द आपको याद रखना है। महाविनिष्क्रमण जब ग्रह का त्याग करते हैं, संबोधि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, धर्मचक्र जब वो प्रथम उपदेश देते हैं, और MP यानी कि इसका क्या था, महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देख रहे हैं बौद्ध साहित्य, लिटरेचर, ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र साहित्य त्रिपिटक है। कौन सा है, त्रिपिटक है, जिसकी रचना पाली भाषा में की थी। अभी त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो ये तीनों दिख रहा है आपको। पहला है विनय, दूसरा है सूत, और तीसरा है अभिधम्म। संघ और भिक्षुओं के लिए आचरण के नियम, है ना, किसमें, विनय पिटक में। सूत्र में होता है बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह, है ना, कि क्या क्या उपदेश दिए थे, क्या क्या उन्हें धार्मिक विचार थे। अभिधम्म में बौद्ध धर्म को और आध्यात्मिक सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, है ना। तो ये 3 पिटक है और यही इनके सबसे पवित्र साहित्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं चारों बौद्ध संगीतियाँ। क्यों ना हम ये वाली पेन ले लेते हैं, हाँ। 4 बौद्ध संगीतियाँ, है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कहाँ से होती है ना, तो ये लिखी है यहाँ पर प्रथम, ये थम नहीं है, प्रथम है, यानी कि पहली होती है 483 में, दूसरी होती है 383, तीसरी होती है 250, चौथी होती है 72 ईस्वी, या फिर प्रथम शताब्दी इसको कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। प्रथम शताब्दी में पूछा जाता है, तो ये चौथी हुई थी, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हुई थी, तो पहली हुई थी भैया राजगिरी, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी हुई थी कुंडलवन या फिर कश्मीर में। शासक इनको संरक्षक देने वाले कुछ उस समय शासक हुआ करते हैं, अच्छे दिग्गज शासक। उनका नाम है, प्रथम में थे अजातशत्रु, द्वितीय थे कालाशोक, तृतीय थे आपके अशोक, और चौथे थे आपके कौन से, कनिष्क, ठीक है। तो ये थे। अब इसमें खुद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, वो हम आगे की क्लासेस में देख लेंगे। सूत्र और विनय पिटक का संकलन हुआ था आपकी प्रथम में, उसके बाद अभिधम्म पिटक को लिखा गया था कब, तृतीय में। और चौथा है, यह बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से 2 संप्रदाय यानी कि हीनयान और महायान में भी धर्म ये बढ़ जाता है, ठीक है। फिर इनके सिद्धांत और दर्शन, तो इन्होंने 4 आर्य सत्य और दर्शन में अष्टांगिक मार्ग और प्रत्यय समुत्पाद दिए थे। 4 आर्य सत्य कौन से थे, तो इन्होंने पहला बताया था कि दुख होगा, है ना। दूसरा बताया था कि दुख है तो उसका कोई कारण होगा, ठीक है। तीसरे में बताया था दुख है उसका कोई कारण है तो उसका फिर कोई निवारण होगा। चौथा बताया था इन्होंने, यदि कोई दुख है तो उसका कारण है,
कारण है तो उसका निवारण है, तो निवारण का कोई मार्ग होगा। और ये मार्ग कितने बताए थे, तो उन्होंने 8 मार्ग बताए थे। ठीक है, तो ये थे इनके 4 आर्य सत्य। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स बताए, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। बुद्ध का मतलब जागृत व्यक्ति, धम्म का मतलब शिक्षा और सिद्धांत, और संघ मतलब भिक्षुओं का समुदाय। ये तो बहुत ईजी है, त्रिरत्न या याद रखना, त्रिपिटक ये याद रखना आपको। ठीक है, त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। फिर वास्तुकला, तो सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है ना। अजंता एलोरा की गुफाएं और कार्ले चैत्य। ठीक है, तो ये सारे इनके वास्तुकला थे। तो आज ये चीज़ हमने समझी। इसमें आपको याद रखना है, एक तो त्रिपिटक क्या होता है, त्रिरत्न क्या होते हैं, है ना। इनके 4 आर्य सत्य आपको देखने हैं, है ना। और चौथा आर्य सत्य आपके डायरेक्ट अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये थी आज की फैक्टोग्राम, है ना। तो फैक्टोग्राम हमारा ऐसा ही रहता है भैया कि डेली के जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई सा भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आपकी एग्जाम्स में और वो बार बार पूछा जाता है, तो हम उसके बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिक्र करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम। आज है 10 जनवरी और आज हमारा देश, पूरा वर्ल्ड, है ना, क्या सेलिब्रेट कर रहा होता है, विश्व हिंदी दिवस, है ना। विश्व हिंदी दिवस की आपको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम सब हिंदी बोलते हैं और ये हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थीम देख लेते हैं। 2026 की थीम क्या है, तो 2026 की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यानी कि देखो यहाँ पर भी आ गया आपका AI, है ना। तो भाषा के माध्यम से संस्कृति को समझते हैं हम, तो इसीलिए भाषा को के माध्यम से संस्कृति समझे। हिंदी दिवस की अगेन एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, कि कब से चालू हुआ था और कब से नहीं। तो ये तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये रबड़ आया हमारा, इसमें मिला है ना, तो यहाँ लिख लें हम वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, अब समझ रहे हैं। तो देखो किसने चालू किया था ये और कब चालू हुआ था, तो 10 जनवरी 2006 को फर्स्ट टाइम, है ना। अरे कर्सिव राइटिंग क्यों आ जाती है यार, सीखना पड़ेगा। 2006, ठीक है, यानी कि 2006 में फर्स्ट टाइम बनाया था। और किसके द्वारा, तो इस समय PM थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, और इनके द्वारा 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। हिंदी भारत के साथ ही विदेशों में बसे और भारतीयों के दिलों में आपस में जोड़ती है और एकजुट करती है, और ऐसे में इस दिन की अहमियत और भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस दिवस को इस दिन से मनाया जाता है ना। और इस तारीख को चुनने की वजह यह है कि 10 जनवरी 1975 इस दिन क्या हुआ था, तो इसी दिन भारत का एक शहर है नागपुर, है ना। नागपुर शहर में प्रथम, है ना, फर्स्ट क्या हुआ था यहाँ पर भी विश्व, है ना, हिंदी सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन पूरे भारत में सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था ना। तो आयोजन ये कब हुआ था, 10 जनवरी के दिन हुआ था। तो लगभग 75, तो 25 और 6 31 वर्ष के बाद 10 जनवरी 2026 के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय के PM थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि इसी दिन हम वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में मनाएंगे, है ना। तो ये थी इसके नाम का था। सारी चीज़ें आपको याद रखने की चाहिए। 2026 की थीम क्या है ना, तो ये याद रखना है ना। हाँ भैया, तो अब देख रहे हैं हम कैलेंडर, है ना। देखो भैया सारे बोर्ड, अगर मैं बात करता हूँ इसको थोड़ा सा साइड में, चाहे मैं बात करता हूँ MP की एग्ज़ाम्स की, चाहे मैं बात करता हूँ रेलवे की एग्ज़ाम्स की, है ना, चाहे मैं बात करता हूँ SSC की एग्ज़ाम्स की, और यहाँ पर स्टार डाल के रख रहा हूँ बैंकिंग एग्ज़ाम्स। MP के एग्ज़ाम्स का कैलेंडर आ चुका है, रेलवे के एग्ज़ाम्स का आ चुका है, SSC का भी उन्होंने कभी कल डाल दिया है, और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स का पेंडिंग है, तो ये भी वो 1-2 दिन में डाल देंगे, है ना। तो सारे हैं। अब बहुत सारी आपके पास एग्ज़ाम्स हो गई है, तो एक बार हम नज़र डालते हैं SSC के एग्ज़ाम्स में जो हमारी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तो ये 4 नंबर है, उसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, उसके बाद 10 नंबर, 11 नंबर और ये 12 नंबर। ठीक है, 4 नंबर पर CGL की एग्ज़ाम है। देखो CGL की एग्ज़ाम आपकी होनी कब है, मई जून में। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट की आपकी होनी मई से जून,
ये भी 7 नंबर की है, जुलाई से सितंबर, CHSL की एग्ज़ाम है ना, ये CHSL की एग्ज़ाम है। MTS की एग्ज़ाम सितंबर से नवंबर की होने में, ठीक है। फिर 11 नंबर पे अक्टूबर से नवंबर, और 12 नंबर जो है आपकी GD वो जनवरी से मार्च के बीच होनी है, अगली 2027 में, ठीक है। क्योंकि अभी की एग्ज़ाम सभी बाकी है और इसको एक साल चलते हैं। ये अभी 2026 की है, जो भी हो रही है 2026 की, यानी कि ऑलरेडी चल रही है। ये जो आई है 2027 की थी, ठीक है। तो है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा है 2027 एग्जामिनेशंस, तो ये 2026 की एग्जाम्स है। इतनी 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्स इसमें, MP में लगभग 6 एग्जाम्स है, रेलवे में कम से कम 6 एग्जाम्स इसमें। तो लगभग आपके पास 18+ एग्ज़ाम हो चुकी है। तो आप क्या करो, एक एग्ज़ाम्स को कोई अच्छे से टारगेट करो, अच्छे से क्या करना है आपको, टारगेट करना है, ठीक है। उस टारगेट को लेकर चलो, उसमें से डेट देखो कि उसकी एग्ज़ाम कब होनी है, और फिर बनाओ आपका फुल ईयर प्लानिंग, चाहे वो 3 मंथ का हो, चाहे वो 6 मंथ का हो, या फिर वो 1 ईयर का भी क्यों ना हो। तो अच्छे से प्लानिंग बनाओ, हमको उसके साथ क्या करना है ना, ताकि हम बार बार इधर उधर देखते हो। तो 1 से 2 एग्ज़ाम्स का आप अच्छे से टारगेट बनाओ, ठीक है, और फिर पढ़ाई करो। फिर देखो कैसे ना आपकी एग्ज़ाम्स निकलती है और कैसे आपकी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो ये था। और अब जिस भी एग्ज़ाम्स की टारगेट कर रहे हो भैया, है ना, तो आज एक काम कर देना प्लीज़, आज कमेंट में ज़रूर बता देना कि भैया हम इस एग्ज़ाम्स की अच्छे से टारगेट करें, तो आपको उस हिसाब से हम सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे छोटू मोटू भैया आ गए। तो ये आपको थैंक यू बोलना है ना, कि थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को। जिसने भी भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना उनके पास जो आपके एस्पिरेंट्स मित्र हो या फिर आपकी रिलेटिव, है ना। तो उनको वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको पता चले जो हमारी मुहिम हम डेली प्लान की ये वाली मुहिम चला रहे हैं, है ना। तो ये उनको पहुंचा देना, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए और आपका तो भला हो ही रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।